तो हम और आप सभी जानते हैं कि मां माटी मानुष ममता बनर्जी का नारा, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे उनका ये नारा भी छीन लिया। मां यानी काली माता। आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह एक नहीं दो मंदिरों में गए और मां काली की उन्होंने पूजा और आराधना की। माटी यानी जमीन से जुड़ाव, यानी मिट्टी, उसके साथ कनेक्ट करते हुए गृह मंत्री ने किसान के घर भोजन किया, माटी के घर में बैठकर, माटी के थाल में। और मानुष के साथ कनेक्ट उन्होंने कैसे किया, ये आपको बता देते हैं। टीएमसी और सीपीएम के 10 बागी मानुष के साथ कनेक्ट करते हुए, बीजेपी में शामिल करते हुए ममता बनर्जी से मां माटी मानुष का नारा उन्होंने छीन लिया। और फिर जब अपने संबोधन को उन्होंने खत्म किया तो जय श्री राम का नारा खुद भी लगाया और लोगों से भी लगवाया, यानी शाहनाद आप इसे कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में। और इसीलिए बड़े सवाल ताल ठोक के एक एक कर अब आपको दिखाएंगे। पहला सवाल यही, क्या मां माटी मानुष का इस्तेमाल अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ही प्रहार के लिए नहीं कर लिया? जी हां, क्या ये नारा ममता बनर्जी पर ही भारी तो नहीं पड़ जाएगा? जिस तरह से उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, क्या उससे बीजेपी का काम बनेगा? उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी है, यानी वो ये कह रहे हैं कि अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुए, अभी तो डिक्लेयर भी नहीं किए गए हैं। जब तक डिक्लेयर किए जाएंगे तब तक तो ममता बनर्जी इलेक्शन आते आते तो अकेली पड़ जाएंगी। तीसरा सवाल यह है कि चुनाव में क्या अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। जिस तरह से टीएमसी में एक तरीके की टूट हम देख रहे हैं, बड़े नेताओं को ममता बनर्जी को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी, जो कि राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी के, उन्होंने ममता बनर्जी का हाथ छोड़ दिया। शाह नीति से क्या बंगाल में ममता बनर्जी को मात दी जाएगी? शाह नीति बड़ी रणनीति बीजेपी ने बनाई है। 2 फेजेस उसकी बीजेपी डिसाइड कर चुकी है। 5 की जगह 12 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बात कर रही है। और 5वां बड़ा सवाल यही है, क्या जय श्री राम से बनेगा बंगाल में बीजेपी का काम? और इसीलिए कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको जल्दी से बताएंगे। विनय सिंह टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं, और गजेंद्र सांगला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन विनय सिंह, मां माटी मानुष और साथ ही जय श्री राम, क्या ये बताने के लिए काफी है कि अमित शाह टीएमसी को उसी के गढ़ में घुसकर चैलेंज कर रहे हैं? विनय सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब आवाज आ रही है जी। जय श्री राम का नारा, वही नारा जिसे ममता बनर्जी अक्सर परहेज करती दिखाई देती हैं, भागती दिखाई देती हैं। आप ही के गढ़ में घुसकर इसी नारे को गृह मंत्री ने ना खुद लगाया बल्कि जनता से भी लगवाया। चैलेंज आपके लिए बड़ा है। नहीं, आज के भारतीय जनता पार्टी के सभा से किसी प्रकार की चैलेंज तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी को नहीं है। आज का जो सभा हुआ, आज की जो मीटिंग हुई, वो मेगा फ्लॉप मीटिंग के रूप में साबित हुई है। जिस मीटिंग में यह दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद हुए हैं, असलियत तो यह है कि उस ग्राउंड में 20-25 हजार से ज्यादा आदमी वहां उपस्थित ही नहीं हो सकते हैं। और उसमें भी यह गौर किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बाहरी लोग वहां उस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, वहां के लोकल लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रचार तो ऐसा था पश्चिम बंगाल में या भारतवर्ष में कि आज के मीटिंग में शायद 30-40 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, मगर यह देखा गया कि एमएलए हो या एमपी हो 9, 10, 11 में ही सिमट गया, जिसमें तृणमूल के अलावे कुछ दूसरे पार्टी के नेताओं की भी शामिल हुई है भारतीय जनता पार्टी में। तो दावा तो दावा ही में रह गया, सपना सपना ही रह गया। और जिन लोगों को लाया गया है, जिन लोगों को आज शामिल किया गया है, फ्लॉप है। जिन लोगों को शामिल किया गया है, भविष्य बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी हानि पहुंचेगी।
और इन लोगों को खर्चे के खाते में माइनस करके रखा गया था 6 महीने पहले से। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस विश्लेषण पर पहुंची थी कि ये लोग ही सैबोटेज किए हैं, जिसका अभी सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने ही तो आज सबसे ज्यादा उन्होंने ही कबूल किया कि कितने दिनों से अमित शाह जी के संपर्क में वे थे। और जो परिवार तंत्र की बात है, आप देखिए शुभेंदु अधिकारी के परिवार में कितने लोग नेता हैं। आदित्य जी जरा इनको चुप कराइए ना प्लीज। तो शुभेंदु अधिकारी के परिवार, अरे सुन लीजिए भाई, उनके पिताजी और लोग के उन्हें आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एंट्री की। ठीक सर, आज नकल उनके परिवार के और लोग एंट्री करेंगे। आज इसलिए बीजेपी फ्लॉप बता रहे हैं सर, ऐसे परिवार तंत्र का जो, और ये सारे पैनलिस्ट को मैं बोल रही हूँ, प्लीज 1.5 मिनट में अपना पहला कमेंट आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, 90 सेकंड्स में। जफर इस्लाम डॉल कीजिए। देखिए आदित्य जी बोलते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, वो बहुत साफ है, बहुत इस पर कोई कहीं भी जरा सा भी धुंधलापन नहीं है। ममता बनर्जी के जो जिनको वो पिलर आज तक कहती आती थी, वो पिलर उनसे हट चुका है, पिलर गिर चुका है। अब वो इमारत भी गिर रही है। सही कहा हमारे गृह मंत्री जी ने कि जब इलेक्शन आएगा तब तक ममता बनर्जी अपने आप अकेले पाएंगे अपने आप को, इसलिए कि ज्यादातर लोग जिससे पार्टी में बल मिलता है, जिससे पार्टी में दम मिलता है, वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। आप कह रहे हैं हमने तो सुबह ही कहा था, कल भी कहा था, ये शायद इनको सुनने की आदत नहीं है इसलिए इनको पता नहीं। विनय सिंह जी को हमने कल ही कहा था कि 10 लोग ज्वाइन करेंगे और एमएलए और एक एमपी ज्वाइन करेगा, कल ही कहा था। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अभी इलेक्शन में देर है, जनवरी में देखिए दूसरा राउंड होगा जनवरी का। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, 50-60 सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बीच में अरे तो मैं सुन लीजिए ना एक मिनट मेरी बात, अरे सुन तो लीजिए पहले, सुनिए तो सही। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी तो पहला राउंड है, जरूर सुनूंगा। सेकंड राउंड होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसके बाद थर्ड राउंड होगा जब इलेक्शन आएगा। मुंगेरीलाल के हसीन सपने आपके पास में ही रह जाएंगे। इसीलिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आप कह रहे हैं कि दिसंबर में ही पता लग जाएगा। ममता बनर्जी दिसंबर के सेकंड वीक में पता लग जाएगा। आज आप हिले में हैं, आज आप हिले में, आपको हार दिख रहा है सामने विनय सिंह जी। सुनिए, अरे हार दिख रहा है इसलिए आप परेशान लग रहे हैं, थोड़ा मानसिक तनाव में है, आप समझ सकते हैं, इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं। मानसिक तनाव थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, हम आपके काम की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए मानसिक तनाव में क्यों है। अरे अभी 10 लोग गए। जफर इस्लाम, विनय सिंह, अच्छा कल तक अगर आप दोनों पॉइंट पर रहेंगे तो बेहतर होगा। आप दोनों पॉइंट पर रहेंगे तो बेहतर होगा। जफर इस्लाम 20 सेकेंड्स, इतने ही कॉन्फिडेंट आप, इतने ही कॉन्फिडेंट आप, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जय श्री राम की याद क्यों आई आपको? देखिए, भारत माता की जय, ये सभी के लिए जय श्री राम। वो हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग उसको मानने वाले हैं, उनकी आस्था है, तो क्या है उसमें दिक्कत है? जिसको आस्था है वो बोलेगा जय श्री राम, और भारत माता की जय देश का हर आदमी को बोलना पड़ेगा, तो उसमें क्या है नुकसान? लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आदित्य जी, देखिए आज जो है ममता बनर्जी ऐसा महसूस कर रही है, कल ये कह रहे हैं कि आज मुझे अफसोस, अच्छा हुआ ये चले गए। कल तक इनको मनाने के लिए पूरी फौज लगा दी थी तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन चाची और भतीजा वाली पार्टी में अब दम नहीं बचा भैया। ठीक है सर, अब आप वही पॉलिटिकल एलिगेशंस लगा रहे हैं। मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को से सुनिए प्लीज, मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों को सुनवाए। जय श्री राम का नारा जो गृह मंत्री द्वारा लगाया गया है, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, और उसके बाद जनता को भी उन्होंने लगाने के लिए कहा जो लोग उस रैली में मौजूद थे। प्लीज उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विनय सिंह, बताइए कैसे देंगे जय श्री राम का जवाब सर?
और मेरे साथ बोलिए नहीं, जय श्री राम का क्या जवाब देना है। भगवान श्री राम तो हमारे आराध्य है, भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय श्री राम कहिए, जय श्री राम कहिए, पतित पावन सीताराम कहिए, ये तो हम लोग दिन रात भजते रहते हैं। अच्छा, तो और जय श्री राम को लेकर के ही राजनीति में हमको नारा लगाना पड़ेगा, ऐसी तो कोई जरूरी नहीं है। सुनिए, एक नारा तो कॉमन है, वंदे मातरम। लेफ्टिस्ट को छोड़ करके भारतवर्ष के अन्य दल में वंदे मातरम तो कॉमन है, तो भगवान श्री राम को क्यों आप घसीट रही हैं? मैं तो भगवान श्री राम को यहीं से नमन कर रहा हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, तो भगवान श्री राम को मैं नमन कर रहा हूँ। जिस पर आप जवाब देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नारा लगाने वाला, अभी रुकिए सर, प्लीज, आप जवाब नहीं देना चाहते। सुनील चोपड़ा, बीजेपी तो साफ कह रही है, माँ माटी मानुष और जय श्री राम से उसका काम बनेगा। प्लीज सर, जफर इस्लाम और विनय सिंह सर, 13 मिनट बीत गए, आप दोनों को ही मैंने फ्लोर दिया। और भी गेस्ट हैं सर, उनको भी मौका देने दीजिए प्लीज। थैंक यू। आपने उन्हीं को ज्यादा सुनील चोपड़ा जी, ये किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं। सुनील चोपड़ा, इसलिए कि आज इनको आज कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में है। सर आपको मैंने मंच दिया, आपने भी अपनी बात रखी सर, प्लीज। सुनील चोपड़ा, आप तो ना 3 में ना 13 में, बीजेपी की तो कम से कम स्ट्रेटेजी क्लियर है जी। स्ट्रेटेजी कहाँ है? जय श्री राम कोई स्ट्रेटेजी होती है? असलियत यह है कि इस पार्टी को समझ लेना चाहिए कि कबूतर खरीद के आप कोई देश जीतेंगे नहीं। ये कबूतर तो जहां छज्जे में दाना है जाएंगे। इन्हीं लोगों पे सबसे ज्यादा इल्जाम बीजेपी ने लगाए थे, आज ये इनको खा रहे हैं। अरे बकवास मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों को मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जेब कतरा सरकार, अरे जो जीएसटी तक दे नहीं सकती प्रांतों को, जेब कतरा सरकार। और वो जो बोलती है अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हार जाता है। प्लीज मुद्दे पर रहिए, प्लीज सर, प्लीज। 40 सेकेंड और आप अपना आर्ग्यूमेंट हमें मालूम है आप क्या हैं, और चिल्लाइए नहीं, आराम से। आपको जो भी बात रखनी है सर, आराम से सुनिए। सर अपनी बात इलेक्शन की बात हो गई भाई, इलेक्शन की बात सीधी है। जफर इस्लाम प्लीज। वो है, अरे ट्रंप सरकार को लेके भाग जाओ। अपने आप को तुमने मुंह काला कर दिया है। प्रधानमंत्री बोला था अगली बार ट्रंप सरकार। और मत सिखाओ हमें विदेशी चमचे कौन है। के गोद में बैठ के आप देश को विदेशी चमचे कौन है हम सब जानते हैं। खुद एक्सपोज हो जाते हैं। विदेशी चमचे कौन है? विदेशी चमचे हाय हाय, अपना कुछ जमीन में विदेशी चमचे हाय हाय, वेस्ट बंगाल में खत्म हो गए। विदेशी चमचा हाय हाय, विदेशी चमचा हाय हाय, वो तो टाइम बताएगा। हाँ तो वही इसीलिए आप कर, अरे चाइना में बैठने वाले, गोद में बैठने वाले हाय हाय, जफर इस्लाम, स्टालिन और चाइना लेनिन को पूजने वाले हाय हाय, स्क्रीन से हटाऊंगी इस स्टालिन को पूजने वाले हाय हाय, लेनिन को पूजने वाले हाय कर नहीं रहे हैं आप लोग, मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं और पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज आई एम सॉरी। आलोक मेहता जी, जल्दी से मैं आपका कमेंट लूंगी सर, और अपने दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, हम भाषा की मर्यादा में यकीन रखते हैं, हम एक पारिवारिक चैनल है और हमारी रिक्वेस्ट अपने पैनलिस्ट से यही होती है कि वो भाषा का संयम बरतें, मुद्दे पर रहें और उनकी राय को हम एंडोर्स नहीं करते हैं एज अ चैनल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आलोक मेहता जी। अदिति जी, देखिए जिस तरह से आज दिखाई दिया, एक समय ऐसा था जब वहां कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का भी राज रहा। अरे चोपड़ा जी, दूसरा के भी सुनिए, ये चीन नहीं है, भारत है भाई। तो देखिए, जहां पर एक बात अपनी बात दूसरों की सुनिए। मेरा मानना है कि मैंने वहां कई सभाएं राजीव गांधी के समय से देखी, तब किस तरह से उनके लिए भी रिस्पांस आया था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का पतन हो गया, कांग्रेस तो अब कहीं रही नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को एक विकल्प दिखाई दे रहा है, और ममता बनर्जी से तो आप कम्युनिस्ट पार्टी लड़ के आई थी, अब वो भी धराशायी है। ऐसी स्थिति में यदि भाजपा ने वहां पर
अपना रथ आगे बढ़ाया, चाहे वो राम का नाम ले, भारत माता का नाम ले, और कम्युनिस्ट पार्टी या तृणमूल कांग्रेस दोनों दुर्गा माता के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहनकर कहते हैं कि भैया मैं तो ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं। तो ऐसी स्थिति में यदि नारा लगने से नहीं, जनता की अपेक्षा क्या है? राम राज्य। महात्मा गांधी भी राम राज्य कह करके जनता को, देखिए उन्होंने दो बड़ी बातें कही। अदिति जी, हम काम की बातें करें, धर्म से हटकर के नहीं। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की इलाज की ये योजना, या किसानों को 6,000, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, उनकी योजनाएं ममता बनर्जी ने लागू नहीं की। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये उन किसानों के साथ, लाखों लोगों के साथ जो वहां के हैं, वहां के गरीब लोग हैं, जो भी लोग मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनको इतनी बड़ी योजनाओं का, क्योंकि मोदी सरकार की है। अरे भाई, किसी सरकार की हो, फायदा तो आपको मिलता, लेकिन इसलिए वहां पर एक अच्छी भीड़ दिखाई दी। आज की इस स्थिति में जो भीड़ थी वो लाखों की बात मत करिए। जितनी बड़ी मैंने बड़ी बड़ी सभाएं वहां भी देखी हैं, और आज की सभा, अमित शाह की सभा बहुत बड़ी थी। और अधिकारी का आना, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी का झंडा गाड़ा था। आज अधिकारी का जितना बड़ा प्रभाव है वो एक नहीं है, वो 111 के बराबर है। तृणमूल कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए, जैसे कहते हैं एक ही आदमी दुर्ग के घेरने के लिए काफी होता है, ये अधिकारी को लाना, या सांसद या विधायक संख्या पे मत जाइए। क्यों चाहते हैं कि यह दल बदल हो? उनकी अपनी पार्टी ने भी काम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इलाका है वो, जहां पर तब 12 विधायक आते थे 50s में। तो आप ये क्यों कहते हैं कि कभी नहीं आ सकते हैं? कोई भी पार्टी के लिए पैनल से एक ही बात रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप प्लीज अपने कमेंट्स को छोटा रखिए, ताकि हम ज्यादा पॉइंट्स पर डिस्कशन कर पाएं। आपको जल्दी से बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के अटैक के वो 10 बड़े पॉइंट्स, वो 10 बड़ी बातें कौन सी रही जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि आज पूरा का पूरा बंगाल ममता बनर्जी को हटाने के लिए एकजुट हो चुका है, एक साथ आ चुका है। बीजेपी बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी का 200+ का मिशन है वेस्ट बंगाल के लिए, ये बात गृह मंत्री पहले भी कह चुके हैं। तो 200+ सीट्स का टारगेट है। विधानसभा चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएंगी, क्योंकि इनकी पार्टी से कई बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे, टीएमसी छोड़ देंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो सोनार बांग्ला की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ममता ने मां माटी मानुष की जगह तोलाबाजी को बढ़ावा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया, यानी मां माटी मानुष का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ही प्रहार के लिए कर दिया, उनके अपने ही स्लोगन को हाईजैक कर लिया। इसके अलावा गृह मंत्री द्वारा जो और बड़ी बातें कही गई, देखिए हम आपको अभी तक 5 पॉइंट दिखा चुके हैं। आपको यह भी बता देते हैं कि गृह मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि केंद्र द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई उनका फायदा वेस्ट बंगाल में आम लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया। पॉलिटिकल किलिंग का जिक्र अमित शाह ने किया, गृह मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बीजेपी के हत्या कर दी गई। ममता जितनी हिंसा करेंगी, बीजेपी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, हम उतना ही सामना करेंगे, ये कहा गया। मोदी जी जो पैसा भेजते थे टीएमसी के गुंडों में, वो बट जाता था, ये बात उनकी तरफ से अपने इस अटैक में कही गई। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, ममता गरीब किसानों की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हुई, जिसका जिक्र अभी आपने आलोक मेहता जी को करते हुए सुना कि जो फायदे जो ऐलान किए गए केंद्र सरकार द्वारा, ममता बनर्जी ने उन पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया। इसके अलावा बीजेपी के लिए उन्होंने 5 साल मांगे और उन्होंने कहा कि इससे सोनार बांग्ला बनेगा, ये बात उनके द्वारा कही गई। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। एक कमेंट जल्दी से देश रत्न निगम जी आपका, और फिर उसके बाद गजेंद्र सांखला। देश रत्न निगम जी आवाज आ रही है? गजेंद्र सांखला जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो। जय श्री राम की बात तो अमित शाह जी ने की, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व तो राहुल गांधी का भी दिखता है। जब इलेक्शन आते हैं तो टेंपल रन वो करते हैं। हालांकि यहां पर विनय सिंह बोलेंगे नहीं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व तो ममता बनर्जी का भी दिखा था। जब उन्होंने पुजारियों के लिए स्टाइपेंड का ऐलान किया था, तो कटघरे में तो सब आ जाते हैं। अदिति जी, आज की जो बहस है, उस बहस के अंदर ये बात स्पष्ट है कि अमित शाह ने विजिट की है, वहां मीटिंग की है, और मीटिंग के अंदर देश के अंदर आज वो करीब 6 साल से अधिक से राज कर रहे हैं। तो वहां जाकर के उनको ये बताना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने देश के लिए क्या किया है। वहां जाकर के मां माटी और मानुष की बात कर रहे हैं।
काली दुर्गा पूजा करने के लिए वहां पर गए हैं, वहां जाने के बाद किसी के घर पे खाना खा रहे हैं, तो पहले भी आप कई बार बंगाल गए हो, वहां पहले भी आप गए हो, वहां जाकर के आप जय श्री राम, हम तो ये बात कह चुके हैं, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इनको पश्चिम बंगाल में मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय है। वहां की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि वहां पर निश्चित रूप से बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है, और अगर बीजेपी के लिए स्कोप नजर आता तो उनको ये केंद्र के द्वारा किए गए जनता के कामों को वहां रखना चाहिए, न कि वो वहां जाकर के मंदिरों की पूजा, किसी गरीब के घर खाना खा रहे, उसको टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करके और लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। अच्छा, इस सहानुभूति में आने वाले लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। किसकी सहानुभूति हासिल करना चाह रहे थे? राहुल गांधी क्या करते हैं वो आज इशू नहीं है। आज इशू ये है कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कही, और इस तरह की बातें ला करके कि वो सांप्रदायिकता का जहर देश में फैलाना चाहते हैं और धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करके धार्मिक लोलुपता से वोट हासिल करना चाहते हैं। लोकतंत्र में इस चीज के लिए कोई स्थान नहीं है। सर, भाषण देने से आपका पॉइंट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा ऐसा नहीं है, आप संक्षिप्त में भी अपनी बात रख सकते हैं। देशरत्न निगम जी, मां माटी मानुष का इस्तेमाल गृह मंत्री ने आज ममता बनर्जी को अपनी बात पूरी की है। प्लीज, your name is not देशरत्न निगम, right? So please, देशरत्न निगम जी, मां माटी और मानुष का इस्तेमाल आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को ही कटघरे में खड़ा करने के लिए किया, क्या मां माटी मानुष का ही इस्तेमाल कर बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी? देखिए, ये बड़ा साफ है कि जो हो रहा है वहां पर, बंगाल जो जाना जाता है संस्कृति, साहित्य, पूजन और स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वहां पर जिस तरह से हिंसा की जा रही है, बंगाल का नाम हिंसा के साथ जोड़ दिया गया। ममता बनर्जी ने जिस तरह से दुर्गा पूजा में विसर्जन रोका, सरस्वती पूजा रोकी, हाई कोर्ट को आना पड़ा। अम्फान जब साइक्लोन आया था तो उनको जनता से कोई मतलब नहीं था, वो केंद्र की सहायता नहीं लेना चाहती थी, प्रधानमंत्री का फोन तक नहीं उठाती थी। तो आपके सामने जो सारी चीजें जाहिर है, तो ये जो मानुष है वहां का, बंगाल का जो मानुष है, वही जवाब दे रहा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, ममता बनर्जी की जमीन, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और जो जय श्री राम, देखिए जय श्री राम हमारे यहाँ अभिवादन का नारा है और एक दूसरे से जुड़ने का नारा है। आलोक मेहता जी ने राम राज्य की बात करी, जय श्री राम राम राज्य का द्योतक है। तो ये सारी चीजें जो वहां आपको जो नजर आ रही हैं, और बहुत सारे स्कीम्स है जिसका फायदा आलोक मेहता जी ने भी बताया कि नहीं लेने दिया जा रहा है। तो ममता बनर्जी से साफ लग रहा है कि वो जनता का फायदा नहीं देख रही हैं, वो अपनी राजनीति गोटियां सेक रही हैं। इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। हर हालत पे जनता जाए भाड़ में, और किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को रोकना उनका उद्देश्य है। लेकिन बीजेपी को रोकने में वो भाई भतीजावाद करने लगी, टोलबाजी करने लगी, और अपने लोग उनके यहाँ से धीमे धीमे एक एक करके जाने लगे। वहां पर ना वामपंथी है ना कांग्रेस है, तो विकल्प के रूप में भाजपा ही एक सामने नजर आ रही है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, वहां की हिंसा को रोकने के लिए। और धीमे धीमे मुझे जो लग रहा है, जो वहां की जनता में जो सैलाब आपको जनता का नजर आ रहा है, जो उसमें ऊर्जा नजर आ रही है, उस ऊर्जा को बढ़ाने में जय श्री राम का नारा बहुत ही काम आ रहा है, और लोगों को इससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो इससे जनता में ऊर्जा आती है, जो कि हम हर एक में आती है। ठीक। विनय सिंह जी ये कह रहे हैं कि मानुष जुड़ रहा है, मौका तो मानुष को जुड़ने का आप ही ने दिया ना बीजेपी के साथ, और जय श्री राम तो एक इस संस्कृति है, इस देश की सभ्यता है। नहीं, आज जरूर जय श्री राम एक सभ्यता है, संस्कृति है, आदमी तो जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ। मगर 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा गया था भाग मुकुल भाग। सर आप कुछ भी नहीं बोल देंगे और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्ट कहा गया, दुर्नीतिग्रस्त कहा गया, जितने लोगों को
मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी सर। अगर आप प्लेटफॉर्म का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप मॉडरेटर का सम्मान नहीं करेंगे तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगी। आप गेस्ट हैं मेरे तो मैंने आपको सम्मान दिया, आप मेरे गेस्ट हैं तो मैंने आपको सम्मान दिया सर। लेकिन ये जो निजी हमले करने के लिए आप आ जाते हैं, आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है सर, आपके पास तर्क नहीं है विनय सिंह जी, तो आप निजी हमलों पर आ जाते हैं। पहले आप मुझे बताइए ना, आप मुझे पहले ये बताइए निजी हमलों पर क्यों आ गए आप? जरूर तर्क है। क्या तर्क है आपके पास सर? आप चैनल को अटैक करते हैं, आप एंकर को अटैक करते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए सर। निजी हमले की कहां गुंजाइश है इसमें? मैं आप पर निजी हमले कर रही हूँ? जरूर तर्क, हाँ पूछिए, प्रश्न का ही जवाब है। क्या प्रश्न का जवाब है सर? क्या प्रश्न का जवाब है? मैंने पूछा आपकी माटी, आपका मानुष आपसे दूर जा रहा है तो बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, ये बात बीजेपी कह रही है, इसमें निजी हमलों का कौन सी गुंजाइश है? कहीं भी नहीं खसक रही है, कहीं भी नहीं खसक रही है। हमारी मां माटी मानुष कहीं भी नहीं खसक रही है। जिन लोगों को दुर्नीतिग्रस्त करप्शन से जुड़े हुए प्रश्न उठाए गए थे, जिनको कहा गया था कि ये दुर्नीति में लिप्त है, आज वे जब भाजपा में जा रहे हैं तो वे अच्छे हो जा रहे हैं। हमने तो यही कहा, तो इसमें गलत क्या है? आपको बताएगी, क्या ये मैं नहीं कह सकता? आपको बताएगी, सही नसीहत देगी, प्रदेश की जनता आपको नसीहत देगी। जिसको आप पहले कहते थे कि जेल में डालेंगे, क्या कह सकते हैं, जिसको आप पहले कहते थे कि सीबीआई गिरफ्तार करवाएगी, आज जब वे आप तो गंगा के जल के समान है, आप में डुबकी लगा लेने के बाद मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। आपने जो बोझ, आप पे जो बोझ चढ़ रहा है, आप पे जो जनता को कहीं न कहीं इग्नोर किया है, प्रदेश की जनता ठगी भी महसूस कर रही है। उसने 2 बार मौका दिया आपको, लेकिन आपने ठगा। आपने किसकी चिंता की? अरे किसकी चिंता की? आपने चिंता की, आपने की अभिषेक जी की चिंता, आपने सुवेंदु जी जैसे कर्मठ नेता की चिंता नहीं की। तब क्या कहेंगे? कहां जाएंगे आप? आपके पार्टी में जितने पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी आप लोगों की इस नीति से खफा है। आप यह समझ लीजिए, जितने नए लोग आपके पार्टी में जा रहे हैं, अच्छा, अगर उनको आप टिकट देंगे तो जो पहले से जो आशा लगा कर बैठे थे, कुछ तर्क नहीं तो बता दो आप तर्क, मैं बता दूं। देखिए, आपके पास कोई तर्क नहीं है। हकीकत तो ये है कि आपका जो है क्रमलिक ब्लॉक है। आपकी पार्टी जो बिखर गई है, बिखर रही है, जमीन खिसक गई, पार्टी बिखर गई, ममता बनर्जी परेशान घूम रही है, आप मानसिक तनाव में है, और जो अच्छे भाई भतीजा करने लगे। अभिषेक जी को ज्यादा चिंता हो गई। अरे सुवेंदु जी जैसे कर्मठ नेता को आपको ध्यान देना चाहिए, तो आपको कर्मठ नेता को ध्यान नहीं दिया। आपने तो ध्यान दिया, किसकी ध्यान दिया? आपने ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया किसका? अभिषेक जी के बारे में, जो लेकिन अरे भाई हार जो है आपके माथे पर लटक रहा है। जिन्होंने भाजपा के लिए लड़ाई लड़ी, सुनिए, जब उन्हें 200 से ज्यादा सीट आएगी विनय सिंह जी, और ये प्रदेश की जनता के प्यार से, प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है कि वहाँ एक चेंज चाहिए, सरकार बदलना है, उस मानसिकता से हम कह रहे हैं, जिसमें परिवारवाद, जिसमें जो है तुष्टीकरण, उससे छुटकारा चाहिए वहाँ की जनता को। वहाँ की जनता चाहती है कि कैसी सरकार हो जो जनता के बारे में चिंता करे। आप जैसे लोगों की सरकार नहीं, ममता बनर्जी ने तो भतीजे के बारे में चिंता की, सुवेंदु जी जैसे थैंक यू। आलोक मेहता जी, यहाँ पर आप लोग जैसे बड़े लोगों, करप्ट नेताओं का फायदा नहीं था। प्लीज सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं किसानों को पैसा नहीं मिलती है। ये आलोक मेहता जी सर, ये भाषण देने के लिए नहीं बुलाते हैं सर, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाते हैं। ये किसी भी डिस्कशन का बहुत ही बेसिक होता है। प्लीज दूसरों के स्पेस का सम्मान कीजिए। आलोक मेहता जी, यहां पर मैं सर आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर जो पैनलिस्ट हैं वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर इस पूरी पॉलिटिकल पिक्चर को यहां पर समझने की कोशिश की जाए, ये देखते हुए कि अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस में कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी यहां पर साफ कर रही है, किस दिशा में बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है?
देखिए अदिति जी, बीजेपी या पहले एक समय में कांग्रेस पार्टी भी दूरगामी एक तरह से होता है ना, आगे कैसे काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में लगातार 5 साल काम करना चाहिए, क्योंकि आप केवल एक प्रतिपक्ष में रहकर तो बीजेपी और उसका जैसे आरोप भी लगाया जाता है या कहिए कि उसको बीजेपी एक्सेप्ट भी करती है कि आरएसएस के साथ उसके जो संबंध है, संघ के लोग लाकायदा बंगाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उसके लिए ये 6 महीने पहले ये सही है। देखिए अभी भी उनकी पार्टी दावा करेगी, जफर इस्लाम स्वाभाविक है, वो पार्टी के नेता हैं, उस दावा मैं अभी मानता हूं आसान नहीं है लड़ाई। जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी 10 साल अपना एक बेस बनाया था या पहले कभी कम्युनिस्ट थे, तो बीजेपी उसी लिए 6 महीने पहले और ज्यादा अपना अभियान को शुरू किए है और उसमें उनको गुंजाइश लगती है कि जो लोग लोकप्रिय रहे हैं अधिकारी जैसे या किसी जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में, उन लोगों को भी यदि वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं, यदि उनको लगता है कि हमें विकास यहां नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि दल बदल के रूप में यदि होता कि दल बदल कर लिए सरकार गिरा दीजिए तो गलत था। लेकिन यदि इस दर से जा रहा है तो ये एक बड़ी चुनौती ममता जी को मानना पड़ेगा। तृणमूल के नेता, देखिए वहां कई नेता तो पहले थे ना कांग्रेस में या लेफ्ट पार्टीज में, वो आज संकट में पड़ गए हैं और भाजपा ने अभी भाजपा कोई जीता हुआ मत मानिए। मैं मानता हूं कि बड़ा कांटे का संघर्ष होगा और ऐतिहासिक संघर्ष होगा। बंगाल क्रांति का, संस्कृति का जो राज्य रहा है, ये चुनाव भी साबित करेगा कि आपकी दिशा किधर है। जहां नक्सल, माओवादी हिंसा में हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, जहां पर वहां लोग चैन से विकास चाहते हैं, ये इस बार साबित करना होगा। मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर को एक बार फिर से वो डेटा दिखाएं। 2019 लोकसभा इलेक्शंस बीजेपी ने किस तरह से एक बड़ी सेंध लगाई थी, एक जो उसकी परफॉर्मेंस रही थी वो चौंकाने वाली रही। टीएमसी के लिए एक बड़े झटके से कम वो परफॉर्मेंस नहीं थी, जो डेटा भी थोड़ी देर पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से 2014 में तृणमूल कांग्रेस के पास, टीएमसी के पास 34 सीटें थी 2014 में, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर 22 हो गई 2019 में, यानी कम हो गई। अब बीजेपी की सीटों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बीजेपी ने एक बड़ी छलांग लगाई। अभी आप कांग्रेस की सीटें देख रहे हैं जो कि पहले 4 थी, घटकर 2 हो गई 2019 में। और साथ ही आपको बता देते हैं बीजेपी की सीटें, जिस तरह का बड़ा जंप बीजेपी की सीटों में देखा गया, 18 पर पहुंच गई सीधे 2 सीट से 2014 में। ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला है और इसी को लेकर हम लगातार ये भी देखा हमने कि इन इलेक्शंस के बाद एक सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश ममता बनर्जी द्वारा की गई। गजेंद्र साखला जी, आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले सुनील चोपड़ा, आप लोग तो अब ये बताइए कि टीएमसी आपके लिए बड़ी दुश्मन है कि बीजेपी सर? देखिए, जो सही हिंदुस्तान की राजनीति लड़ना चाहता है वो दुश्मन नहीं देखता, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारे भाई बंधु हैं। हम इस देश की एकता के लिए लड़े हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग लेके चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान को कहीं बांट रहे हैं, ये टैगोर को याद रखते हैं लेकिन नजरुल को भूल जाते हैं। सुनील चोपड़ा जी, हिंदू मुस्लिम आप कह मेरा ये कहना है, देश की एकता की लड़ाई लाल झंडा लड़ता है। लाल झंडे ने किसान सभा पैदा की थी 1936 में और स्वामी सहजानंद उसके पहले प्रेसिडेंट थे। उन्होंने लेखक संघ बनाया, मुंशी प्रेमचंद उनके पहले प्रेसिडेंट थे। तो हमारा ये कहना है, देश को एक करने में हमारा काम है। तो कॉर्नर हो जाएंगे सर, प्लीज। 1962 में क्या हुआ था सर? 1962 में बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है 1962 में जो आप बात करते हैं, गधे का काम किया था। चीन से जिस तरह आप अब बकवास कर रहे थे, चीन से लड़ेंगे, ठंडे हो गए कि नहीं? कैसे कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं सर, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल? क्या तो बकवास तो है हमारे साथ, ये सब बकवास है। 62 में सीपीएम नहीं थी। आप 36 में चले गए, 62 में सीपीएम नहीं थी। चले गए थे ना, 1936 में आप चले गए, तो मैंने आपसे 62 के बारे में पूछा। हमारे साथ टीएमसी सांसद शांतनु सेन है। शांतनु जी, सबसे पहले आज गृह मंत्री द्वारा ये बड़ा संबोधन, उनकी स्ट्रैटेजी एकदम साफ है। थैंक यू, आपने टाइम निकाला है सर। मां माटी मानुष, जो कि ममता दीदी का नारा है, आज उसी का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा हमला उन्होंने बोला है।
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारे सामने वक्त की भी पाबंदी है। और सुनीत चोपड़ा जी, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना सर, आपको यह भी याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा हिंदू प्रीस्ट के लिए जो ऐलान किए गए, पुजारियों के लिए जो स्टाइपेंड का ऐलान किया गया, जो घर का ऐलान किया गया, जो मंदिर में गई ममता बनर्जी, सॉफ्ट हिंदुत्व एक तरीके का कोर्स करेक्शन माना गया था लोकसभा इलेक्शंस के बाद, लोकसभा इलेक्शन 2019 के बाद जहां टीएमसी की टैली 34 से 22 आ गई। सर वो भी आपके लिए समझना जरूरी है, लेकिन आपने ये कह दिया कि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी विरोधी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.